स्टार्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा खासा नीट के लेवल का है और हम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते हैं जैसे आप कठिन और इजी सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजीनेस भी होगी। तो ये है आज के हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस। इसके पहले केमिस्ट्री क्वेश्चंस अगर सीरीज देखनी है तो ऊपर लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वहां से आप पीछे केमिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो को आप एम्स बीएससी नर्सिंग या किसी भी बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए देखिए क्या है। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ द इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। पेपर ज़्यादातर इंग्लिश में ही आता है, एम्स में भी इंग्लिश में ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, और क्या कहा गया है, नोबल गैस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ द इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, मतलब ये रिएक्टिव नहीं होते, इनर्ट होते हैं। अब ये तो एक प्रॉपर्टी हुई। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है नोबल गैस आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब सॉल्यूट, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, बहुत ही हल्के सॉल्युबल होते हैं। दूसरा कह रहा है नोबल गैसेस है वेरी हाई एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तीसरा कह रहा है कि नोबल गैस में वीक फोर्सेस होती हैं, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। और चौथा कह रहा है कि दे हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहले अगर नोबल गैसेस के बारे में बात करें तो आपको पता है नोबल गैस में वीक फोर्सेस होते हैं। कौन से वीक फोर्सेस होते हैं? वॉन्डर वॉल्स, है ना, वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होते हैं। तो ये तो वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं जो कि किसी भी दो एटम के बीच में रहते हैं। तो इसका मतलब जो उसमें बॉन्ड रहते हैं बहुत वीक रहते हैं और वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस रहते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया वीक डिस्पर्शन फोर्सेस वाला। अब आप ये बताइए कि जब वीक फोर्सेस है तो वीक फोर्सेस को तोड़ना आसान होगा ना। तो जब तोड़ना आसान होगा तो जरा सा भी आप टेम्परेचर लगाएंगे, थोड़ा सा भी, तो तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, तो जब तुरंत टूट जाएंगे तो इनका ज़्यादा टेम्परेचर जरूरत ही नहीं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होंगे ही नहीं, क्योंकि हाई तब होते हैं जब बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हो। तो जब इसके अंदर वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं तो लो टेम्परेचर पे इसके बॉन्ड टूट जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये बात तो सिद्ध कहीं से नहीं हो रही। क्योंकि अगर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता तो ज़्यादा टेम्परेचर देख के हमें बॉन्ड तोड़ना होता। यहाँ तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस है तो लो टेम्परेचर पे ब्रेकिंग हो जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है और बाकी सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल एमीन and pKa of acetic acid is 3.27 and 4.77। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे pKb वैल्यू दे रखी है, pKb। ठीक है, और क्या दे रखा है? pKa। ठीक है, तो pKa डाइमिथाइल, ये pKa दे रखा है आपका एसिटिक एसिड का। ठीक है, और डाइमिथाइल अमीन का pKb वैल्यू दे रखी है। पहले हम ये वैल्यू नोट कर लें। 3 pKb कितनी हो गई? pKb डाइमिथाइलमीन की 3.27 हो गई और pK हो गया 4.77। टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स है T। अब कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन इज डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट। अब देखिए यहाँ पे क्या बन के आ रहा है। यहाँ पे जो चीज बन के आ रही, वो आ रहा है वीक एसिड वीक बेस बफर, है ना। क्या बन के आ रहा है? वीक एसिड और वीक बेस बफर। और जब वीक एसिड और वीक बेस बफर बनता है डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट की फॉर्म में, तो इसका तो शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर आपको पीएच निकालना है, क्या निकालना है आपको यहाँ पे? पीएच, डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट का। तो जब भी वीक एसिड और वीक बेस बफर आपको मिले तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पीएच निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। ठीक है, तो pH कितना आएगा? 7 की वैल्यू तो उतनी रहेगी। हाफ ऑफ pKa कितना है यहाँ पे? 4.77। ठीक है, तो 4.77 माइनस हाफ ऑफ pKb कितना है? 3.27। तो ये कितना हो जाएगा? 3.27। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.75। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 7.75। तो आपको ये चीज
क्लियर होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाई। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ बात हो रही टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, NaCl, ग्लूकोज, स्टार्च की यूरिया। तो ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्च सॉल्यूशन ही आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो वेवलेंथ और लाइट के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं। टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पहले भी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। स्टेटमेंट 1 है कि एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्या कह रहा है, एसिड स्ट्रेंथ, ठीक, क्या कह रहा है, इंक्रीज। ऑर्डर क्या दिया है, HF, HCl, HBr और HI। ये स्टेटमेंट 1 हो गया। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब साइज ऑफ द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं हम ये इंक्रीज करता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr, HI, मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कह रहा है डिक्रीज होती है। सो द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। तो ये कह रहा है, तो इसे कह रहा है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमको उसको बाद में समझना है, पहले हमको समझना है इसका ऑर्डर। ठीक है, ये HF जो है और HCl और HBr है ना, और HI, ठीक है। तो जब डाउन द मूव करते हैं, ग्रुप मूव करते हैं, तो क्या होता है, साइज जो होता है किसका, एटम का, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, साइज क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब साइज बढ़ता है तो ओवरलैपिंग जो होती है, ओवरलैपिंग, ठीक है, वो कम होने लगेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। और जब ओवरलैपिंग कम होगी तो जो बॉन्ड बनेगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि ये जो कह रहे हैं इंक्रीज एज द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। साइज इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, तो ये चीज तो सही है। अब एसिड स्ट्रेंथ, सो द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो ये बात भी सही है, जब बॉन्ड स्ट्रेंथ गिरेगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसका रीजन भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट EDTA आयन के बारे में कह रहा है। तो ये बहुत आपका बहुत ही फैमिलियर टर्म है EDTA। तो EDTA का फुल फॉर्म भी याद कर लिया कीजिए, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन कठिन नहीं आता, कहीं डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो EDTA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन। तो कह रहा है क्या है, हेक्साडेंटेट है, यूनिडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है। तो आपका स्ट्रक्चर पता होगा ना, याद होगा इसका। तो ये हम स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसका, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा जैसे केमिस्ट्री में, हम यहाँ इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, O और OH। इसी की तरह इधर भी O और OH, और इस तरफ भी O और OH। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है EDTA का होता है, EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएस्टर एसिड। तो ये क्या है, ये तो हेक्साडेंटेट हुआ। हेक्साडेंटेट 6 टूथेड लिगेंड हो गया, हेक्साडेंटेट 6 टूथेड लिगेंड हो गया। ठीक है, और देखिए 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन भी है, देखिए दिखा रहा है। देखिए ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो एक ऑक्सीजन ये हुआ, एक ऑक्सीजन ये हुआ, एक ऑक्सीजन ये हुआ, एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया और 2 हो गए नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बहुत इजी सा आंसर है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। बाकी तो यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट तो होना ही था, पहला ऑप्शन ही वैसे ही सही हो गया था। क्लियर, तो स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर रहना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये ग्राफ बना हुआ है तो उसमें पूछा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ आपको पता है, विच शो द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक, तो बॉयल्स लॉ का ये ग्राफ है, बता रहा है इसमें से चारों में से कौन से ग्राफ सही है। तो ग्राफ समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज नाम लिया गया है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। आपको पता है ये चीज, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब
प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। इसी तरीके से प्रेशर आप घटाएंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमें इस ग्राफ में यही चीज जानने की कोशिश करनी है कि क्या इसमें सही हो सकता है। तो हमारा इसमें होना चाहिए प्रेशर बढ़े और टेम्परेचर भी बढ़े। तो देखिए इसमें जो है एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम दे रखा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है और इधर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ तो टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। और यहाँ पे तो कांस्टेंट बना हुआ है तो ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी लोअर टेम्परेचर है ऊपर तो नहीं सही है। यहाँ पे देखिए कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर 600 केल्विन, 400, फिर 200, तो 200 नीचे है, 400 उसके बाद ऊपर है और 600 सबसे ऊपर है। तो प्रेशर बढ़ता गया तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ता चला गया। तो सही आंसर इसका ये है। तो ग्राफ थोड़ा टेक्निकल था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, प्रेशर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ी मतलब टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। तो बेरिलियम क्लोराइड की बात हो रही है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉलिड स्टेट और वेपर फेज में कैसा होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट में ये चेन फॉर्म में होता है और वेपर फेज में ये डाइमर फॉर्म में होता है। ऑपोजिट पद याद कीजिएगा, सॉलिड में चेन फॉर्म में रहेगा और वेपर फेज में डाइमर। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्या पूछ रहा है कि कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं जैसे आप हाईली प्योर मेटल को आप ऑब्टेन कर सकें जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें 4 मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस, क्रोमेटोग्राफी, ये तो होगा नहीं। डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग में कंफ्यूजन है, जोन रिफाइनिंग यहाँ पे नहीं होगा। देखिए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर की बात हो रहा है, तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर का आप याद रखिए तो एक ऐसा मेटल है जैसे मरकरी, मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। तो वहां कैसे होता है ऑब्टेन हाई प्योर मेटल, होता है डिस्टिलेशन से, ठीक है। तो जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे उन मेटल्स को, जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको ऑब्टेन किया जाता है डिस्टिलेशन मेथड से। तो मरकरी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसका और एग्जांपल भी है, जिंक भी है और कैडमियम भी है, ओके। जिंक और कैडमियम और मरकरी ये सभी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और इनको डिस्टिलेशन से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा एक कठिन क्वेश्चन है। जरूरी नहीं बेसिक नर्सिंग में इतने ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आए, लेकिन आ भी सकते हैं, लेकिन सब नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं उस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म शो करने के लिए पहली बात तो देखिए यहाँ पे दिया है कार्बन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, कुछ में ऑक्सीजन भी है। तो मेटामेरिज्म होने के लिए तो हमेशा एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइवेलेंट आयन तो होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाइवेलेंट आयन। तो डाइवेलेंट आयन तो इसमें तो है ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसमें है ऑक्सीजन जिसमें है, तो डाइवेलेंट आयन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मेटामेरिज्म शो होने के लिए हमेशा जो है इस तरफ और इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेंज होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो अगर 3 कार्बन है तो या तो इधर एक कार्बन होगा, यहाँ पे 2 कार्बन होगा, ठीक है। या क्या हो सकता है, इधर 2 होगा और इधर 1 होगा, तो एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी हो। लेकिन अगर आप 4 कार्बन रखिए, देखिए क्या क्या बना सकते हैं आप। 4 कार्बन रखिए तो कभी इधर 1 रखिए, कभी इधर 3 रखिए, ठीक है। और ऑक्सीजन है बीच में डाइवेलेंट आयन, और कभी इधर जो है 2 रख लीजिए, इधर कभी 2 रख लीजिए, ठीक है। कभी इधर 3 रख लीजिए, कभी इधर 1 रख लीजिए। तो इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन रही हैं। तो मतलब एक, अब इसमें क्या है कि 1 2 रहेगा या 2 1 रहेगा, लेकिन इसमें क्या है 1 3 3 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 2 भी हो सकता है। तो ये 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये और ये 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो इसमें नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन एटम और डाइवेलेंट एटम वाला आंसर इसका सही आंसर है। ये तो हो ही नहीं सकता था, इन दोनों में क्या है कि पॉसिबिलिटी नहीं है डिफरेंट डिफरेंट कार्बन की, एक ही सा कॉम्बिनेशन आ रहा था, इसमें 2 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। तो कार्बन 4 और ऑक्सीजन डाइवेलेंट की वजह से ये आंसर सही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन, इसमें फिर करेक्ट पूछ रहा है, फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। द करेक्ट, ये सब तो आपको याद रहना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स ऑफ
इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस में कह रहा है कि 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस में कितने बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स होते हैं। ठीक है, इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस यूनिट सेल्स। तो देखिए, जब हम 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें तो 7 जो है आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं। ठीक है, 3 आपके बॉडी सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, 2 आपके फेस सेंटर्ड होते हैं और 2 आपके एंड सेंटर्ड होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड मैंने कितना बताया आपको, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाई एडिशन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमराइजेशन। तो ऑप्शन दिया टेफ्लॉन, नाइलॉन, नोलैक और डेक्रॉन। अब आपको ध्यान का देना है, ध्यान देना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होना चाहिए ना। पॉलीमराइजेशन कैसा हो, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो अगर आप टेफ्लॉन पे ध्यान दें तो टेफ्लॉन का जो यूनिट है वो इस तरीके की होती है, CF2 डबल बॉन्ड, CF2। अब ये डबल बॉन्ड आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। और जैसे ब्रेक करेंगे तो CF2 की सारी यूनिट्स ऐड होते चले जाएंगी और क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करते हुए जब ये जॉइनिंग करता जाएगा तो पॉलीमर बन जाएगा CF2 का। तो पहले ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करते ही इसका जो है एडिशन होता चला जाता है और ये CF2 यूनिट्स ऐड होते होते क्या बना लेती हैं, टेफ्लॉन। तो इसका सही आंसर क्या है, टेफ्लॉन, जो एडिशन पॉलीमॉर्फिज्म से बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो का एक स्टेशन है न्यू दिल्ली में, एक ब्रॉडकास्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज की। ठीक है, 1368 किलो हर्ट्ज, 1 पॉइंट नहीं, मतलब 1368 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को निकाल रहा है। और वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पूछा है क्या होगा जब स्पीड ऑफ लाइट इतनी। तो क्वेश्चन क्या है कि एक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है जो कि कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है आपकी 1368 किलो हर्ट्ज। ठीक, और स्पीड ऑफ द लाइट दी हुई है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻8, ये -8 होगा, सॉरी। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड। और पूछा है कि वेवलेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी द वेवलेंथ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा C/μ। ठीक है, C/μ करेंगे तो यहाँ C कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में है तो इसको भी किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलना पड़ेगा। तो 1368 इंटू 1000 मतलब 10⁻3। ठीक है, यही इसकी इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आप 1368 से ऐड करते तो दूसरा आंसर यहाँ पे आता। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 219.3 और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ठीक है, तो ये आपका 219.3 मीटर। ओके, 219.3 मीटर। तो इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, देखिए 219.2 आ रहा है तो 2 तो आना नहीं था आंसर। ठीक है, 2192 आ रहा था, 2192 आ रहा था, तो जो ऑप्शन आ रहा है मीटर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिट्स का इसमें गेम था। तो यूनिट्स अगर आपकी क्लियर हैं तो आपको पता होगा ये आपका 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड में है। तो यहाँ पे 1368 को 10⁻3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। तो इसे आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि स्पीड ऑफ द लाइट मीटर पर सेकंड में है तो किलो हर्ट्ज भी 10⁻3 लेके चल रहा है, वरना यहाँ पे चारों आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। यूनिट और किस में आपको मेजर करना ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, किसमें मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं किसमें मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। तो मेटल डिस्प्लेस होता है। देखिए, मेटल डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है मेटल से डिस्प्लेस हो रहा है ना, मेटल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यही सिंपल चीज है मेटल डिस्प्लेसमेंट, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। तो 2 मेटल होने चाहिए और डिस्प्लेस होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या रिएक्शन है। पहला 2KCl CO3। अब यहाँ पे देखिए एक ही मेटल है खाली, दूसरा मेटल ही नहीं दिख रहा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और ये वैसे भी क्या है, ये आप देखिए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखते हैं फेरस है, HCl है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी मेटल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फेरस ही एक ही मेटल है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट का, यहाँ पे खेली एक ही मेटल है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा।
खत्म हो गई बात। यहाँ देखिए क्रोमियम और एल्युमिनियम दो हैं, तो एक एल्युमिनियम है और एक क्रोमियम है। और आप आगे क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ने ऑक्साइड बना लिया और ये क्रोमियम अलग हो गया, तो मतलब एल्युमिनियम ने डिस्प्लेस किया क्रोमियम को, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये है एक्चुअल मेटल, मेटल से डिस्प्लेस हुआ, हाईली रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, बाकी तो मेटल थे ही नहीं। तो ऑप्शन देख के पहले क्वेश्चन आप पढ़ा कर दिए, तो पहले देखिए कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है। अब जब आंसर देखा कीजिए, देखिए जो ऑप्शन सारे पहले देख लिया कीजिए, तो देखिए वो कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको कुछ देखना ही नहीं था उसमें, देखा जहां 2 मेटल है वही आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फिर पूछा इनकरेक्ट पूछा गया कौन सा है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या, फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट फ्रॉम लेंथेनॉइड। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है कम होता है, ज्यादा होता है, ऑप्शन सही। पूछ रहा है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। तो कह रहा है जो ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड होते हैं, आयंस होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में कलरलेस होते हैं ज्यादातर, ऐसा नहीं है, कुछ कलर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। लेंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, तो ये भी सही बात है। तो ये सब भी आंसर्स हैं, क्वेश्चन पे ही बन जाते हैं। एक्टिनॉइड क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेंथेनॉइड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत था, तो ये आंसर आपका सही। ठीक है, कई आंसर्स भी इसमें छुपे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं नहीं कहूँगा इतना कठिन क्वेश्चन आता है। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। इथेन क्या है, व्हाट इज इथेन? मीथेन आपको पता है, CH4, इथेन जो CH2CH3 हो गया। ठीक है, तो सिंगल कार्बन और डबल कार्बन, तो लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन क्या होगा डाइहेड्रल एंगल की बात की जाए, तो वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री भी क्या होगा, क्योंकि जो है 0 डिग्री पे जब होगा, जब एकदम करीब में होगा, डिस्टेंस होगा ही नहीं भाई, जो चीज दूर है, तो रिपल्शन कम हो रहा है। 180 डिग्री पे है, रिपल्शन मिनिमम हो रहा है, 60 डिग्री पे है, तो और रिपल्शन कम हो रहा है। लेकिन जब 0 डिग्री पे है, जब 0 डिग्री पे सटा हुआ है बिल्कुल, तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, जब रिपल्शन मैक्सिमम होगा, रिपल्शन मैक्सिमम होगा, स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। तो रिपल्शन कब सबसे ज्यादा होगा, 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी सबसे कम, तो लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर 0 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट फॉर P1 एंड P2। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बताना होता है। तो यहाँ देखिए क्या क्या, PCl5 है, बहुत आपने पढ़ा होगा, SF6 भी पढ़ा होगा, BrF5 है और BF3। तो ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सब आपने पढ़े होंगे और पता होना चाहिए। PCl5 पता है आपको, ये आपका बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल बनाता है। SF6 डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ऑक्टाहेड्रल बनाता है। BF3 ये आपका क्या बनाता है, ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है, तो डायरेक्ट हो गया। तो चौथा यही होगा BR5। अब BR5 F5 की बात कर लें, तो ये तो 7 होता है इसका, लेकिन इसके सराउंडेड में कितने हैं, 5 हैं, तो 2 बचे हुए हैं। 2 के चक्कर में क्या बनाता है, ये स्क्वायर पिरामिडिकल अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो उसमें जो भी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ लीजिएगा कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी आ सकता है। तो मैं बच्चों से जरूर कहूंगा कि इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमेशा रखिएगा PCl5 जो है हमेशा क्या बनाएगा, डायगोनल पिरामिडिकल। SF6 डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत आते हैं। ठीक है, और ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जिसको आपने स्क्वायर पिरामिडिकल बताया था। तो फ्रेंड्स, हमारे थे आज के क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत से इन्फॉर्मेशन और बहुत से अपडेट, बहुत से क्वेश्चन हम आपके लिए लाने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक